द कैपिटल सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है और आभार है। तो चलिए 14 जेपीएससी के लिए एक बार फिर आप लोगों के लिए पेपर 2 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं और हमारा संस्थान 14 जेपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज के लिए जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो चलिए, किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी हौसले और इसी जुनून और इसी जिजीविषा से आप लोग मेहनत करते रहिए। सफलता एक ना एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। तो चलिए, अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन आता है, देखिएगा, समझते जाइएगा। विषय की हर सारगर्भित पहलुओं को आप लोग बढ़िया से देखिए, समझिए, है ना। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, सीएनटी अधिनियम का प्रारूप 1903 में तैयार किया गया था। सीएनटी अधिनियम 15 नवंबर 1908 ईस्वी से लागू हुआ। तीसरा, सीएनटी अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत शामिल किया गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन चुनिए। ठीक है, ए 1 और 3 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1 और 2 सही है, या डी सभी सही हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएनटी एक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही आप लोगों के लिए देखा जाए तो बहुत ही प्रमुख है, और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चलिए अब चलिए पहला का आंसर दीजिएगा। तो पहला का आंसर होगा ए। ठीक है, सीएनटी अधिनियम का प्रारूप 1903 ईस्वी में तैयार किया गया था। और तीसरा, सीएनटी अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो 1 और 3 सही है। चलिए, अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा। चलिए, दूसरा, लाख और तसर उत्पादकों पर लगाया जाने वाला कर क्या था? यानी कि लाख और तसर उत्पादकों पर लगाया जाने वाला कर क्या था? ए डाला कर, बी डाला कट्टी कर, सी डाला पंच कर, डी लाक्षा कर। बतलाइएगा आंसर। दूसरा का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डाला कट्टी कर। ठीक है, चलिए अब तीसरा में आइएगा। सीएनटी अधिनियम के अध्याय 9A में निम्नलिखित के बारे प्रावधान है। क्या प्रावधान है? ए लगान का भुगतान, बी बंजर भूमि का बंदोबस्त, सी कोडकर भूमि का बंदोबस्त, डी सीमा शुल्क और अनुबंध। तीसरा का आंसर बतलाइएगा। चलिए, आंसर कोशिश करते हुए बतलाइएगा। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका बंजर भूमि का बंदोबस्त। याद रखिएगा, यह अध्याय 9A में यह प्रावधान है, बंजर भूमि का बंदोबस्त। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा में आइएगा।
सीएनटी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा उपायुक्त को भूमि के सदस्यों को कब्जा वापस दिलाने की शक्ति प्रदान करती है? अनुसूचित जनजाति को अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि पर बतलाइएगा कौन सी धारा उपायुक्त को भूमि के सदस्यों को कब्जा वापस दिलाने की शक्ति प्रदान करती है? धारा 61A, बी धारा 240, सी धारा 71A, डी धारा 104A। बतलाइएगा आंसर, 4 का आंसर बतलाइएगा। तो आंसर हो जाएगा धारा 71A। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सीएनटी अधिनियम 1908 की धारा 4 में काश्तकारों के कितने वर्ग वर्णित हैं? ए 4, बी 6, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन की बारीकी को बढ़िया से देखिए, समझिए। चलिए 5 का आंसर बतलाइएगा और 5 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना? क्वेश्चन का ऑप्शन ए 4। चलिए अब सी में 6 में आते हैं। सीएनटी अधिनियम 1908 में शामिल है क्या? ऑप्शन ए 18 अध्याय, 271 अनुच्छेद, 2 अनुसूचियां, बी 19 अध्याय, 272 अनुच्छेद, 2 अनुसूचियां, सी 19 अध्याय, 272 अनुच्छेद, 1 अनुसूची, डी 19 अध्याय, 271 अनुच्छेद, 2 अनुसूची। बतलाइएगा सीएनटी अधिनियम 1908 में क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा 19 अध्याय, 271 अनुच्छेद, 2 अनुसूची। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7 में आते हैं। खूटकट्टी अधिकार वाले रैयत का अर्थ सीएनटी अधिनियम के किस अनुच्छेद में दिया गया है? खूटकट्टी अधिकार वाले रैयत का अर्थ सीएनटी अधिनियम के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7 या डी अनुच्छेद 8। बतलाइएगा 7 का आंसर। 7 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 7, याद रखिएगा। चलिए भूमि अभिलेखों का निर्माण छोटानागपुर संभाग में इसकी शुरुआत किसने की थी? ए बाबू राखल दास हल्दर, बी लाल लोकनाथ शाही, सी कमिश्नर ग्रिमली या डी कैप्टन ग्रे। बतलाइएगा भूमि अभिलेखों का निर्माण। 8 का आंसर बतलाइएगा। 8 का आंसर हो जाएगा लाल लोकनाथ शाही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय की हर गंभीरता को बढ़िया से देखिए, समझिए, है ना? चलिए छोटानागपुर जमींदार और किराएदार प्रक्रिया अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1869, बी 1879, सी 1897, डी 1908। बतलाइएगा आंसर 9 का। बी है ना, 1879। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएनटी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में मुंडारी खूटकट्टीदार के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ए अध्याय 5, बी अध्याय 7, सी अध्याय 16, डी अध्याय 18। बतलाइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा अध्याय 18। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएनटी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत सरकार
औद्योगिक और खनन कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं? ए धारा 48, बी धारा 49, सी धारा 239, डी धारा 240। बताइएगा 12 का आंसर बतलाइएगा। 12 का आंसर हो जाएगा आपका धारा 49। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 13 नंबर में। भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया में खाना पूरी का क्या अर्थ है? भूमि की माप, बी सीमाओं का सीमांकन, सी अभिलेख की प्रारंभिक तैयारी, डी लगान का अंतिम प्रकाशन। 13 का आंसर बतलाइएगा। 13 का आंसर हो जाएगा अभिलेख की प्रारंभिक तैयारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए पहला, रजिस्टर 1 में प्रविष्टि को खतियान कहते हैं। दूसरा, रजिस्टर 2 भूमि के दाखिल खारिज पर तैयार किया जाता है। तीसरा, राजस्व प्राप्तियां रजिस्टर द्वारा तैयार की जाती है। नीचे दिए कूटों में से सही कथन चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। बतलाइएगा। 14 का आंसर बतलाते जाइए, कोशिश कीजिए। तो 14 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिफ्टीन में आते हैं। सीएनटी अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत जमींदारों की विशेषाधिकार प्राप्त भूमि के रूप में परिभाषित भूमि को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? ए रैयत भूमि, बी जिरात भूमि, सी छपरा और रैयत भूमि, डी खास भूमि। बतलाइएगा 15 का आंसर। 15 का आंसर हो जाएगा जिरात भूमि। ठीक है, चलिए अब आते हैं 16 में। कैसर ए हिंद के बारे में निम्नलिखित में से कैसर ए हिंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऐसी भूमि को बंदोबस्त करने का अधिकार एसडीओ को है। बी ऐसी भूमि को बंदोबस्त करने का अधिकार डीसी को है। सी ऐसी भूमि को बंदोबस्त कर सकती है। डी केवल केंद्र सरकार ही ऐसी भूमि को बंदोबस्त कर सकती है। बतलाइएगा कैसर ए हिंद के बारे में यह कथन सत्य है। इसके अंतर्गत बतलाइए 16 का। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी ऐसी भूमि को बंदोबस्त कर सकती है। 16 का सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएनटी अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में दखलकार रैयत के अधिकारों से संबंधित है? ए धारा 19, बी धारा 21, सी धारा 46, डी धारा 63। बतलाइएगा 17 का आंसर दीजिएगा और 17 का आंसर हो जाएगा धारा 21। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 18 में। विल्किंसन के नियम किसके अंतर्गत बनाए गए हैं? विल्किंसन के नियम किसके अंतर्गत बनाए गए हैं? ए 1833 का विनियमन 13, बी 1827 के अधिनियम की धारा 7, सी 1833 का विनियमन 9, डी 1822 की धारा 13। 18 का आंसर बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा 1833 का विनियमन 13। ठीक है, चलिए 14 जेपीएससी के लिए
ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला द कैपिटल सिविल सर्विस लेकर आया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की श्रृंखला बहुत पसंद आ रही होगी, तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे संस्थान में पीटी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना टेस्ट सीरीज यहां पर तुरंत ज्वाइन करें और इसमें भाग लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। चलिए अब आते हैं 19 एसपीटी अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, ग्राम प्रधान को कदाचार के लिए बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरा, ग्राम प्रधान अपने द्वारा वसूले गए किराए पर कमीशन पाने का हकदार है। नीचे दिए गए कूट में से सही कथन चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर बतलाइएगा। 19 का आंसर दोनों, यानी कि ये दोनों ही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 20। एसपीटी अधिनियम की किस धारा के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टा द्वारा किया जाएगा? एसपीटी अधिनियम की किस धारा के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टा द्वारा किया जाएगा? ए धारा 22, बी धारा 25, सी धारा 27, डी धारा 34। 20 का आंसर बतलाइएगा। 20 का आंसर हो जाएगा धारा 27। ठीक है, चलिए हिल असेंबली योजना किसने लागू की? ए विल्किंसन, डी लॉर्ड मैकलुस्की, सी क्लीवलैंड, डी जॉन शोर। बतलाइएगा 21 का आंसर। 21 का आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एसपीटी अधिनियम में न्यायिक प्रक्रिया के प्रावधानों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? ए अध्याय 9, बी अध्याय 6, सी अध्याय 5, डी अध्याय 7। 22 का आंसर बतलाइएगा। 22 का आंसर हो जाएगा अध्याय 7। ठीक है, चलिए एसपीटी अधिनियम के तहत किराया निम्नलिखित में से किस रूप में वसूल नहीं किया जा सकता? ए नकद, बी मनी ऑर्डर, सी वस्तु, डी एक से अधिक ऑब्लिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। 23 का आंसर बतलाइएगा। 23 का हो जाएगा नकद। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 24 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एसपीटी अधिनियम सीएनटी अधिनियम की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक है। दूसरा, एसपीटी अधिनियम हस्तांतरण की अनुमति देता है। औद्योगिक और खनन उद्देश्यों के लिए भूमि का। तीसरा, एसपीटी अधिनियम शराब की दुकानें खोलने के लिए केवल 1 वर्ष की पट्टे की अनुमति देता है। दिए गए पाठ्यक्रम की सहायता से उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या डिमांड करता है उस पर ध्यान दीजिएगा। देख लिए, चयन कीजिए जो सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3। बतलाइएगा 24 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। याद रखिएगा, है ना।
नीचे दिए गए पाठ्यक्रम की सहायता से उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसपीटी अधिनियम के तहत एक खास गांव गैर खास गांव बन सकता है यदि ए धारा 5 के तहत एक मुखिया की नियुक्ति की जाती है, बी ग्राम प्रधान को पद से हटा दिया जाता है, सी खास गांव में नए रैयत शामिल किए जाते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा ए धारा 5 के तहत एक मुखिया की नियुक्ति की जाती है। चलिए 26 राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम की कौन सी धारा रैयत द्वारा भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है? ए धारा 13, बी धारा 18, सी धारा 20, डी धारा 33। 26 का आंसर दीजिएगा। 26 यानी कि धारा 20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 27 राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 12 में निम्नलिखित का वर्णन है। ए मूल रैयत का जोत, बी ग्राम प्रधान की नियुक्ति, सी रैयत के अधिकार, डी रैयत के प्रकार। 27 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा रैयत के प्रकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एसपीटी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के भवन निर्माण अधिकारों का उल्लेख है? ए धारा 18, बी धारा 16, सी धारा 15, डी धारा 14। 28 का आंसर दीजिएगा। 28 का ए धारा 18। चलिए 29 में आइएगा। एसपीटी अधिनियम 1949 की धारा 18 के अनुसार किस प्रकार की भूमि पर निवास नहीं किया जा सकता है? किस प्रकार की भूमि पर निवास नहीं किया जा सकता है? ए वन भूमि, बी तालाब, सी चारागाह, डी इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर बतलाइएगा। 29 का आंसर हो जाएगा चारागाह। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 30 में। एसपीटी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया के प्रावधान का उल्लेख है? ए अध्याय 6, बी अध्याय 7, सी अध्याय 8, डी अध्याय 9। 30 का आंसर बतलाइए। आंसर हो जाएगा अध्याय 7। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2011, बी 2013, सी 2014, डी 2016। 31 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 2013। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया आंदोलन भूदान यज्ञ 2016 में एक अधिनियम बना। कब बना? वर्ष ए 1950, बी 1951, सी 1953, डी 1954। 32 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 1954। चलिए भूमि
पुलिंग और भूमि अधिग्रहण के बीच मुख्य अंतर क्या है? भूमि पुलिंग स्वैच्छिक है और अधिग्रहण अनैच्छिक है। बी, भूमि पुलिंग अनैच्छिक है और भूमि अधिग्रहण स्वैच्छिक है। सी, भूमि पुलिंग और भूमि अधिग्रहण स्वैच्छिक है। डी, भूमि पुलिंग और भूमि अधिग्रहण अनैच्छिक है। ठीक है, अब इसमें बतलाइएगा। तो ये सब सारी बातें हैं जिसको आप लोग को ध्यान देना है। भूमि पुलिंग और भूमि अधिग्रहण के बीच मुख्य अंतर क्या है? 33 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा भूमि पुलिंग स्वैच्छिक है और अधिग्रहण अनैच्छिक है। चलिए 34, शहरी सीलिंग अधिनियम कब लागू किया गया था? शहरी सीलिंग अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 1954, बी 1969, सी 1974, डी 1976। ठीक है, चलिए भूमि पुलिंग को आप लोग अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 33 देख रहे हैं, ये हुआ 33। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन लैंड पुलिंग एंड लैंड एक्विजिशन इज, ठीक है, देख रहे हैं, इसी से संबंधित है। तो 33 का आंसर आप लोग को पहले बता चुके हैं, ए है ना, ठीक, ए। 34, शहरी सीलिंग अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 1954, बी 1969, सी 1974, डी 1976। 34 का आंसर बतलाइएगा। 34 1976। बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 1956, बी 1972, सी 1965, डी 1976। बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम कब लागू किया गया था? 35 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 1956। चलिए 36 में आते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ए पलामू वन्य जीव अभयारण्य, बी दलमा वन्य जीव अभयारण्य, सी हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, डी महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? 36 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए 37 में आते हैं हम लोग। झारखंड में फॉसिल्स पार्क किस जिले में स्थित है? ए धनबाद, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी देवघर, डी साहेबगंज। 37 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा साहिबगंज या साहेबगंज। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 38। टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना किस तारीख को की गई थी? याद रखिएगा, टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना किस तारीख को की गई थी? ए 1 मार्च 1994, बी 3 मार्च 1994, सी 5 मार्च 1994, डी 7 मार्च 1994। 38 का आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1994। चलिए, झारखंड इको पर्यटन नीति कब लागू किया गया था? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। इको पर्यटन नीति
इको पर्यटन नीति कब लागू किया गया था? 39 का आंसर हो जाएगा 2015। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में वन आवरण में सबसे अधिक सकारात्मक बदलाव देखा गया है? देखिए क्वेश्चन को पहले समझिएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में वन आवरण में सबसे अधिक सकारात्मक बदलाव देखा गया है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी सिमडेगा, सी दुमका, डी गढ़वा। 40 का आंसर बतलाइएगा। 40 का आंसर हो जाएगा गढ़वा। ठीक है, चलिए अब 41। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख लघु वानिकी उत्पाद नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट NTFP है? बतलाइएगा। सबसे प्रमुख लघु वानिकी उत्पाद, ए शोरिया रोबस्टा, बी बुचानानिया लांजान, सी मोरिंगा, डी बुटिया। बतलाइएगा, है ना। 41 का आंसर बतलाइएगा। तो ये है शोरिया रोबस्टा, याद रखिएगा, वानिकी उत्पाद। अब चलते हैं हम लोग 42 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार बाघों की गणना कब की गई थी? ए 1973, बी 1932, सी 1986, डी 1950 ईस्वी। बतलाइएगा आंसर 42 का। का आंसर बतलाइए। 1932। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं झारखंड में एकमात्र रैमसर साइट कहां स्थित है? ए दालमा वन्य जीव अभयारण्य, बी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सी उधवा झील पक्षी अभयारण्य, डी पलामू टाइगर रिजर्व। 43 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा उधवा झील पक्षी अभयारण्य। 44 गेतलसूट डैम किस नदी पर बनाया गया है? ए दामोदर नदी, बी कोयल नदी, सी सुवर्ण रेखा नदी, डी गंगा नदी। 44 का आंसर बतलाइएगा। 44 का आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा नदी। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1974, बी 1980, सी 1986, डी 1994। 45 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 1994, है ना। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहां पर है? आप जा गए होंगे ओरमान जी। चलिए, दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी को राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार किसने प्रदान किया? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी झारखंड के राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी भारत के उपराष्ट्रपति। बतलाइए। 46 का आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए, AFC, ठीक है, अंडर 17 महिला एशियन क्वालिफायर्स के लिए भारतीय टीम में झारखंड की कितनी युवा महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। बतलाइएगा 47 का।
47 का आंसर हो जाएगा सी 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बारीकी को देखिए, समझिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं 48 में। घाटशिला विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कब आयोजित किया जाएगा? 11 अक्टूबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर, 1 दिसंबर। बतलाइएगा घाटशिला विधानसभा सीट के लिए। 48 का आंसर बतलाइएगा 11 नवंबर। ठीक है, ठीक है। अब आइएगा 49। हाल ही में झारखंड के किस समाज सेवी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है झारखंड के किस समाज सेवी के नाम पे? ए अजय चौहान, बी सीताराम मारू, सी शिबू सोरेन, डी कड़िया मुंडा। तो देखिएगा, रिसेंटली ए पोस्टेड स्टैम्प was issued in the name of which social worker from झारखंड? बतलाइए 49 का आंसर। आंसर हो जाएगा सीताराम मारू। ठीक है, चलिए हाल ही में झारखंड के किस जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है? बेतला जंगल, ठीक है, बी पलामू जंगल, सी सारंडा जंगल, डी दलमा हिल्स। ठीक है ना। रिसेंटली विच फॉरेस्ट इन झारखंड हैज बीन proposed to be declared a wildlife sanctuary? बताइएगा कौन सा? 50 का आंसर बताइएगा। 50 का आंसर हो जाएगा सारंडा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 51। मैया सम्मान योजना के तहत प्रारंभ में कितनी राशि दी जाती थी? है ना। अंडर द मैया सम्मान योजना व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ लॉन्च? है ना, चलिएगा बताइएगा 700, 1000, 1500, डी 2500। 51 का आंसर बतलाइएगा। 51 का आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, याद रखिएगा 1000। अब हम लोग आते हैं 52 में। ठीक है, चलिए 5G उपयोग के टेस्ट लैब जो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री द्वारा उद्घाटित की गई है वह कहां स्थित है? बतलाइएगा। 5G उपयोग के टेस्ट लैब दुमका, बोकारो, रांची, धनबाद। 52 का आंसर बतलाइएगा। 52 का आंसर हो जाएगा रांची। चलिए अब 53 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला और एकमात्र अभयारण्य है जो विशेष रूप से भेड़ियों के संरक्षण के लिए समर्पित है? ए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बी हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, सी महुआ डांड अभयारण्य, डी पलामू टाइगर रिजर्व। 53 का आंसर बतलाइएगा। 53 का हो जाएगा महुआ डांड अभयारण्य। 54 झारखंड का कौन सा जिला गैर मद्यपान वसा यकृत रोग है ना की जांच और प्रबंधन के लिए बड़े स्तर की पहल शुरू करने वाला पहला जिला बनने जा रहा है? धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची। कौन सा जिला गैर मद्यपान वसा यकृत रोग? बतलाइएगा। 54 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, चलिए अब 55 में आते हैं।
झारखंड में कौन सा त्योहार बसंत ऋतु के उल्लासपूर्ण आगमन को दर्शाता है? सोहराय, सरहुल, कर्मा, टुसु, बतलाइएगा कौन सा? 55 का आंसर बतलाइएगा। 55 यानी कि सोहराय। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 56। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ दिलाई गई थी? ए 26 मई 2025, बी 23 जुलाई 2025, सी 15 जून 2025, डी 1 अगस्त 2025। बतलाइएगा 56 क्या है? तरलोक सिंह चौहान को 56 आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 2025। तो ये सब चीज को बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, है ना। छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत खोटी है। चलिएगा मंडल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी। 57 का आंसर बतलाइएगा। 57 उत्तर कोयल नदी। ठीक है, अब आइएगा 58। झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद TAC की बैठक की अध्यक्षता किसने की? संतोष गंगवार, बी हेमंत सोरेन, सी अमित शाह, डी द्रौपदी मुर्मू। 58 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पलामू टाइगर रिजर्व PTR के अंतर्गत पुनर्वासित पहला गांव कौन सा है? ए जयगीर, बी बरवाडी, सी डाल्टनगंज, डी छतरपुर। 59 का आंसर बतलाइएगा। ए जयगीर, याद रखिएगा। अब आते हैं 60। झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? ए श्री दीपक बिरुवा, बी श्री संजय प्रसाद यादव, सी श्री राधा कृष्णन किशोर, डी श्री इरफान अंसारी। बतलाइएगा 60 का आंसर। 60 श्री राधा कृष्णन किशोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? याद रखिएगा, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? ए 1.25 लाख करोड़, बी 1.45 लाख करोड़, सी 1.50 लाख करोड़, डी 1.40 लाख करोड़। बतलाइएगा 61 का। 61 का आंसर दीजिएगा। 1.45 लाख करोड़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए झारखंड सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है? बतलाइएगा। ए 14,000 करोड़, बी 12,500 करोड़, सी 15,250.50 करोड़, डी 13,363.35 करोड़। बतलाइए 62 का आंसर दीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो हम लोग दे रहे हैं, और हमारा संस्थान आप लोगों के लिए हर समय प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और पूरी शिद्दत और ईमानदारी से यहाँ के संस्थान यहाँ के बच्चों के लिए एक बेहतर क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आए हैं।
आप लोग बढ़िया से देखिए, समझिए। 62 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 13,363.35 करोड़। चलिए अब आते हैं 63। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ए 6.8%, बी 8.2%, सी 7.5%, डी 7%। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 63 का आंसर बतलाइएगा। 63 7.5%। चलिए अब आइएगा वर्ष 2029-30 तक झारखंड सरकार का राज्य के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए क्या लक्ष्य है? ए 10 ट्रिलियन, बी 12 ट्रिलियन, सी 8 ट्रिलियन, डी 9.5 ट्रिलियन। बतलाइएगा। 64 का आंसर हो जाएगा 10 ट्रिलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड सरकार के बजट के अनुसार कितने स्थानों पर नई विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है? ए रांची, देवघर और पलामू, बी जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज, सी धनबाद, बोकारो और गिरिडीह, डी गढ़वा, लातेहार और सरायकेला। बतलाइएगा किन स्थानों पर नई विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है? 65 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आते हैं 66 में। झारखंड के झरिया कोलफील्ड में आग, भूमि धंसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित संशोधित झरिया मास्टर प्लान को किसने मंजूरी दी है? ए नीति आयोग, बी राज्य मंत्रिमंडल, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बतलाइएगा 66 का आंसर हो जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, चलिए 67। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जेएमएम को कुल कितनी सीटें मिली? ए 34, बी 21, सी 16, डी 42। 67 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 34। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हूल दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? ए झारखंड आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी संथाल आंदोलन, डी बिरसा मुंडा आंदोलन। 68 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 69। झारखंड के किस शहर में 4 जुलाई 2025 को सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? जमशेदपुर, गढ़वा, बोकारो, रांची। 69 का आंसर बतलाइए। चलिए आंसर हो जाएगा रांची। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई थी? ए पटना, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर, डी रांची। 70 का क्या होगा? आंसर रांची।
निम्नलिखित में से कौन सी आपदा राहत के लिए झारखंड सरकार की पहल नहीं है? याद रखिएगा, क्वेश्चन का नेचर को समझिएगा। ए, लाइटनिंग अलर्ट सिस्टम की स्थापना। बी, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना। सी, आपदा के बाद राहत और पुनर्वास के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए टेक्स्ट, SMS और वॉइस मैसेज। बी, कुशल तरीके से आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना। बताइएगा, झारखंड सरकार की पहल नहीं है इनमें से, बाकी सारे पहल की हुई है। कौन नहीं है? 71 का आंसर दीजिएगा। तो 71 का आंसर है भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना। चलिए अब 72 में आते हैं। झारखंड में आपदा के दौरान निकासी के लिए आपातकालीन सहायता कार्यों के लिए नोडल एजेंसी कौन है? गृह विभाग। बी, राज्य स्वास्थ्य विभाग। सी, झारखंड पुलिस। डी, प्रमुख शासन सचिव। 72 का आंसर बतलाइएगा। गृह विभाग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 73 की ओर। सॉरी, चलिए 73 एल अवधारणा को आपदाओं के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करने के लिए विकसित किया गया है। एल अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, L1 स्तर उस आपदा को निर्दिष्ट करता है जिसे जिला स्तर पर प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है, एल अवधारणा को आपदाओं के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करने के लिए विकसित किया गया है। एल अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, L1 स्तर उस आपदा को निर्दिष्ट करता है जिसे जिला स्तर पर प्रबंधित किया जा सकता है। बी, L2 स्तर की आपदा स्थितियां वे हैं जिनमें राज्य की सहायता और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सी, L3 स्तर की आपदा की स्थिति एक बड़े पैमाने की आपदा है जिसके लिए केंद्र सरकार से सहायता की आवश्यकता होती है। डी, LO स्तर उस आपदा को दर्शाता है जिसे पंचायत स्तर पर प्रबंधित किया जा सकता है। 73 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा डी, LO स्तर पर, चाहे LO स्तर उस आपदा को दर्शाता है जिसे पंचायत स्तर पर प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 74। झारखंड के कितने जिले औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित हैं? ए 8, B 9, C 10, D 12। 74 का आंसर देखिएगा। 74 का बी याद रखिएगा, औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित हैं। चलिए 75, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा झारखंड के सभी जिलों को प्रभावित करती है? पहला शीतलहर, दूसरा चक्रवात, तीसरा सूखा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। 75 का आंसर क्या होगा? केवल 1 और 3। ठीक है, चले 76, झारखंड में औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से किसे एक विशेष एजेंसी के रूप में पहचाना गया है? ए मेकॉन, बी
इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग धनबाद, सी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, डी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। 76 का बतलाइएगा, आंसर हो जाएगा मैं कौन। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये सब आपदा प्रबंधन आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू झारखंड का जो सिलेबस दिया गया है पेपर 2 का, उसी के अंतर्गत ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए संस्थान लेकर आई है। अब आइएगा 77। झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए 2001, बी 2002, सी 2003, डी 2004। 77 में आइएगा। 77 2004 में आया। 2004 में आपदा प्रबंधन विभाग है ना अस्तित्व में आया। चलिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ में झारखंड सरकार का योगदान क्या है या कितना है? ए 20%, बी 25%, सी 40%, डी 50%। 78 का बतलाइएगा। 78 का आंसर हो जाएगा 25%। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले खनन संबंधी आपदाओं से प्रभावित हैं? ए पहला कोडरमा, दूसरा लातेहार, तीसरा लोहरदगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बतलाइएगा झारखंड के कौन से जिले खनन संबंधी आपदाओं से प्रभावित हैं? 79 का तो देख रहे हैं, कोडरमा भी, लातेहार भी और लोहरदगा भी। चलिए अब 80 में आते हैं। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाथियों के हमले से प्रभावित नहीं है? ए लातेहार, बी चतरा, सी गोड्डा, डी हजारीबाग। 80 का आंसर दीजिएगा। 80 का आंसर हो जाएगा गोड्डा। देख रहे हैं? चलिए चलिए झारखंड में कृषि सूखे के संबंध में, झारखंड में कृषि सूखे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कृषि सूखा से संबंधित क्यों यहां पर सूखे की समस्या है? ए झारखंड में कुल खाद्य उत्पादन में उतार चढ़ाव आया है और सूखे के कारण कुछ वर्षों में इसमें 50% तक की कमी आई है। दूसरा, झारखंड में सूखा प्रबंधन के लिए प्रस्तावित रणनीति में पलामू क्षेत्र में शुष्क बागवानी शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना 1 और ना ही 2। 81 का आंसर बतलाइएगा। देख रहे हैं? यानी कि 1 और 2 दोनों ही। चलिए झारखंड में अधिकांश जंगल की आग किसकी गतिविधियों से जुड़ी हुई है? ए महुआ संग्रह, बी साल बीज संग्रहण, सी बारिश के बाद घास के बेहतर विकास को बढ़ावा देने की इच्छा, डी उपरोक्त सभी। 82 का आंसर बतलाइएगा। यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है ना? महुआ का संग्रह है, साल बीज संग्रहण है, बारिश के बाद घास के बेहतर विकास को बढ़ावा देने की इच्छा है ना। लोग देखते हैं ना जंगल में जो हम लोग पेड़ की पत्तियां गिर जाती है तो उसको लोग जला देते हैं। चलिएगा, झारखंड में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष
कौन है? पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के अध्यक्ष, अपर आयुक्त, उप विकास आयुक्त। 83 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा जिला परिषद के अध्यक्ष। चलिए, हम्म 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में सही नहीं है? ए, यह प्राधिकरण मोबाइल और दूरसंचार सुविधाओं जैसे कि टेक्स्ट और वॉइस मैसेज के माध्यम से सूचनाएं प्रभावी रूप से प्रसारित करने की क्षमता से सुसज्जित है। बी, इस प्राधिकरण को वर्ष 2010 में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। सी, यह विभिन्न राहत, पुनः स्थापना और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करता है। डी, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना झारखंड राज्य विधानसभा द्वारा पारित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2010 के अंतर्गत अनिवार्य की गई है। बतलाइएगा। आप देखिए, सही नहीं है। बतलाइएगा इसके अंतर्गत कौन सा सही नहीं है, बतलाइए। 84 का आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, डी। ठीक है, डी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 85। अब हम लोग आते हैं 85 में। 85, ठीक है, चलिए। राज्य में खनन आपदा न्यूनीकरण के संबंध में झारखंड आपदा प्रबंधन योजना 2018-2019 में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। ए, योजना दस्तावेज के अनुसार भूमिगत खनन की तुलना में ओपन कास्ट यानी कि खुली खदान खनन का भूमि पर कम प्रभाव पड़ता है। बी, यह योजना प्रभावी सतह आवरण सरफेस ब्लैंकेटिंग के लिए तकनीक के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। सी, योजना में खनन आपदाओं को कम करने के लिए जोखिम मूल्यांकन, है ना, रिस्क असेसमेंट पर आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, है ना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को शामिल किया गया है। बतलाइएगा। खनन आपदा न्यूनीकरण के संबंध में झारखंड आपदा प्रबंधन योजना 2018-19 में कौन सा कथन गलत है? 85 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 86। चलिए, मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निर्धारित लागत का कितने प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है? 60%, बी 70%, सी 75%, डी 80%। 86 का आंसर बतलाइएगा। 86, 75%। ठीक है, चलिए। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय विभाग जिम्मेदार है? ए, कृषि विभाग, बी, वित्त मंत्रित्व, सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 87 का आंसर बतलाइएगा। कृषि विभाग। ठीक है, ए। 88, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह आदिम जनजाति पेंशन योजना के लिए पात्र है? ए, असुर, बी, बिरहोर,
सी सौरिया पहाड़िया, डी उपरोक्त सभी। बताइएगा 88 का आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी तो आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 89। बिरसा फसल विस्तार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, किसानों को निशुल्क कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, बी, किसानों के लिए बीज पर सब्सिडी, सी, ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, डी, किसानों के बीच कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। तो बिरसा फसल विस्तार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 89 का आंसर बतलाइएगा बी, किसानों के लिए बीज पर सब्सिडी। 90, झारखंड राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना कब शुरू की गई? ए, 15 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2010, सी 15 अगस्त 2011, डी 15 अगस्त 2012। यानी कि झारखंड राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू की गई? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बतलाइएगा। 90 का आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011। चलिएगा, भारत में विश्व बैंक सहायता प्राप्त तेजस्विनी परियोजना का फोकस किस पर है? ए, यह बुजुर्ग कल्याण पर केंद्रित है, बी, यह विश्व बैंक की पहली परियोजना है जो पूरी तरह से किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित है, सी, यह मुख्य रूप से पुरुष किशोरों को लक्षित करता है, डी, यह कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। बतलाइएगा, भारत में विश्व बैंक सहायता प्राप्त तेजस्विनी परियोजना का फोकस क्या है? 91 का आंसर हो जाएगा, यह विश्व बैंक की पहली परियोजना है जो पूरी तरह से किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए शहीद ग्राम विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ए, 2015, बी 2017, सी 2019, डी 2021। शहीद ग्राम विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? चलिए 92 का आंसर बतलाइए। आंसर 2017। चलिए, झारखंड ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना 2023 के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय सीमा क्या है? ए, 1 लाख रुपये, बी 1.5 लाख रुपये, सी 2 लाख रुपये, डी 2.5 लाख रुपये। 93 का आंसर दीजिएगा। 93 का आंसर हो जाएगा 2.5 लाख रुपये। चलिए अब 94 पे आइएगा। झारखंड स्कूल छात्र साइकिल योजना के तहत छात्रों को साइकिल का वितरण कैसे किया जाएगा? ए, छात्रों द्वारा सीधी खरीद के माध्यम से, बी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से, सी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से, डी बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से। बतलाइए। तो बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, चलिए ठीक है। पलाश ब्रांड के तहत उत्पाद ऑर्डर की सुविधा के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान कौन सी अभिनव पहल शुरू की गई थी? ए, प्लास ब्रांड लॉयल्टी कार्यक्रम, बी प्लास ब्रांड डिस्काउंट कूपन, सी प्लास मार्ट मोबाइल ऐप,
डी प्लस ब्रांड ऑनलाइन नीलामी मंच। 95 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा प्लस मार्ट मोबाइल ऐप। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए पात्र लाभार्थी कौन है? यानी कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए लाभार्थी पात्र कौन है? ए केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के झारखंड निवासी, बी केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के झारखंड निवासी, सी केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के झारखंड निवासी, डी जाति या वर्ग की परवाह किए बिना कोई भी झारखंड निवासी। बतलाइएगा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए लाभार्थी पात्र कौन है? 96 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के झारखंड के निवासी। ठीक है, चलिए 97 गुड सेमेरिटन योजना। गुड सेमेरिटन योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? ए राज्य सरकार द्वारा 1000 और केंद्र सरकार द्वारा 2000 रुपए, बी राज्य सरकार द्वारा 2000 और केंद्र सरकार द्वारा 5000 रुपए, सी राज्य सरकार द्वारा 5000 और केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए, डी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि केवल राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। बतलाइए गुड सेमेरिटन योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? ये क्वेश्चन का नेचर है। आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा 2000 और केंद्र सरकार द्वारा 5000। ठीक है, चलिए 98 मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ए 5 लाख, बी 7 लाख, सी 10 लाख, डी 15 लाख। मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना के अंतर्गत 98 का बतलाइएगा। 10 लाख रुपया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। औषधि विक्रय संस्थान योजना के तहत दुकान खोलने की पात्रता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए आवेदक संबंधित गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए, बी आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए, सी स्वयं के स्वामित्व वाली दुकानों को वरीयता दी जाएगी, डी अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के गांव में स्थित संस्थान को वरीयता दी जाएगी। बतलाइएगा कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? यह है क्वेश्चन का प्रारूप। 99 का आंसर बतलाइएगा। तो ये देखिए बी आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। यह कथन सही नहीं है। किसके संदर्भ में? औषधि विक्रय संस्थान योजना के तहत दुकान खोलने की पात्रता से संबंधित सही नहीं है। चलिए अब हम लोग अंतिम पायदान पे हैं। चलिए कुपोषण उपचार केंद्र में सेवाएं प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? कुपोषण उपचार केंद्र ए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और कुपोषित वयस्क, बी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे और केवल गर्भवती महिलाएं, सी 5 वर्ष से कम
उम्र के बच्चे और चिकित्सा जटिलताओं वाले गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे। डी, केवल गर्भवती महिलाएं। तो देख रहे हैं कुपोषण उपचार केंद्र में सेवाएं प्राप्त करने के लिए कौन पात्र हैं? बतलाइएगा। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और चिकित्सा जटिलताओं वाले गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे कुपोषण उपचार केंद्र में सेवाएं प्राप्त करने के लिए ये योग्यता निर्धारित की गई है ना, जो इसके प्रमुख पात्र हैं, कुपोषण उपचार केंद्र से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पेपर 2 के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को पसंद कर रहे होंगे। अगर क्वेश्चन की ये श्रृंखला अच्छी लगती है, आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग का एक लाइक हमें आगे कुछ करने की अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों का धन्यवाद और जोहार।